वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग राजपूत काल या फिर पूर्व मध्यकाल, जिसका इतिहास 8वीं शताब्दी से लेकर लगभग 13वीं शताब्दी तक था। तो इस दरमियान पूरे भारत के हर एक इलाके के हमने राजपूत वंशों को प्राचीन भारत से उठाकर मध्यकालीन भारत तक के इतिहास तक सभी वंशों को लगभग हमने देख लिया, जो कि राजपूतों के क्षेत्र के अधीन आते थे। अर्थात वे राजपूत काल या सामंतवादी काल कहे जाते थे और पूर्व मध्यकाल के इर्द गिर्द वे दिखाई देते थे। तो इसका हम लोग अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं इस राजपूत वंश के, और आज इस राजपूत वंशों का हो जाएगा समाप्ति। क्योंकि एक छोटा सा वंश है, हालांकि वंश तो काफी बड़ा है, शासक काफी महान है, लेकिन स्टेट वाइज एग्जाम में इनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन सेंट्रल वाइज एग्जाम में कुछ ही फैक्ट पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे होयसल वंश की। और उसके बाद राजपूतों का पतन होगा और यह पूरा राजपूत वंश या पूर्व मध्यकाल समाप्त होगा और हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत की ओर और संगम युग, विजय साम्राज्य और फिर एक महान साम्राज्य पल्लव, तो उसे देखेंगे। और फिर इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वह सूफी आंदोलन के साथ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस मध्यकालीन भारत के इतिहास के पूर्व मध्यकाल में एक नए वंश का, जिसका नाम था बर्मन वंश, जो कि कामरूप या असम के क्षेत्र में स्थापित हुआ था। याद रखेंगे असम का उस समय नाम क्या था, तो कामरूप, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं असम या कामरूप का बर्मन वंश। कामरूप का बर्मन वंश, कामरूप असम, असम का एक और नाम था कामरूप का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। तो यह जो बर्मन वंश था वह कामरूप या असम का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, याद रखेंगे। असम का अन्य नाम कामरूप तथा प्राग्ञ ज्योतिषपुर। असम का एक और नाम था कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर या प्राग्ञ ज्योतिषपुर, याद रखेंगे। तो असम का और नाम क्या था, तो प्राग्ञ ज्योतिषपुर और कामरूप। इसका संस्थापक पुष्य बर्मन था, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। तो गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त, उसका समकालीन जिसका नाम था पुष्य बर्मन, वही इस कामरूप के बर्मन वंश का संस्थापक था, याद रखेंगे। यह पूछा गया फैक्ट है कि पुष्य बर्मन अर्थात बर्मन वंश का संस्थापक किसका समकालीन था, तो याद रखेंगे गुप्त वंश का एक महान शासक समुद्रगुप्त, जिसे गायन में काफी शौकीन था, बीना वादन में शौकीन था, तो उसका यह समकालीन था। तो बर्मन वंश का संस्थापक था पुष्य बर्मन, जो समुद्रगुप्त का समकालीन था। यह सामंत प्रारंभ में गुप्त वंश के सामंत थे। जैसे जैसे गुप्त शासकों की शक्ति घटी, बर्मन वंश स्वतंत्र हुआ। तो यह प्रारंभ में जो बर्मन वंश के शासक थे वे गुप्त वंश के अधीन काम करते थे, गुप्त वंशों के सामंत हुआ करते थे। जैसे जैसे गुप्त शासकों की शक्ति घटने लगी और ये बर्मन वंश स्वतंत्र होने लगे, तो प्रारंभ में गुप्त वंश के ये शासक थे, गुप्त वंश के सामंत थे, अर्थात गुप्त वंश के अधीन का शासन करते थे। लेकिन जैसे जैसे गुप्त शासकों की शक्ति घटने लगी, शक्ति घटी, तो यह बर्मन वंश स्वतंत्र हो गया। इस बर्मन वंश का साम्राज्य विस्तार उत्तरी और पश्चिमी बंगाल, चीन के समीपवर्ती इलाके तथा ड्वाक नामक राज्य का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में, याद रखेंगे, कामरूप के साथ सीमावर्ती राज्य के रूप में। तो इसका साम्राज्य विस्तार उत्तरी और पश्चिमी बंगाल,
चीन के समीपवर्ती इलाके और ड्वाक तक था। ड्वाक जो है इस राज्य का नाम समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप के साथ सीमावर्ती राज्य के रूप में होता है। याद रखेंगे कि इस बर्मन वंश का जो साम्राज्य विस्तार था वह उत्तरी और पश्चिमी बंगाल, चीन के समीपवर्ती इलाके और ड्वाक तक था। ड्वाक नामक राज्य का उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद अभिलेख से इलाहाबाद शिलालेख में पता चलता है और इसमें इस ड्वाक को कामरूप के साथ समीपवर्ती राज्य के रूप में दर्शाया गया है, लिखा गया है कि यह समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार इस ड्वाक का नाम पता चलता है जो इस कामरूप का सीमावर्ती राज्य था। इनके पूर्वज नरक भगदत्त थे। तो बर्मन वंश के पूर्वज कौन थे? तो नरक भगदत्त। याद रखेंगे कि ये जो बर्मन वंश है ये अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? तो नरक भगदत्त के, अर्थात इस बर्मन वंश के शासकों का जो पूर्वज थे उनका नाम था नरक भगदत्त। याद रखेंगे। तो ये तो था कुछ प्राचीन इतिहास इस बर्मन वंश का। अब हम लोग इसके शासकों पर आते हैं। हालांकि स्टार्टिंग डेट याद रखेंगे कि लगभग 355 ईस्वी में इस कामरूप वंश की स्थापना हुई थी। कामरूप के बर्मन वंश की स्थापना लगभग 355 ईस्वी में हुई थी। तो यह डेट याद रखेंगे। बाकी यदि डेट याद न भी रहे तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि डेट एग्जैक्टली ये सभी नहीं है और पूछे भी नहीं जाते। बस स्थापना डेट और एंड डेट और कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उस डेट को याद रखेंगे। तो चलिए शासक देखते हैं। तो पहला जो शासक था वह इस बर्मन वंश का संस्थापक, जिसका नाम था पुष्य बर्मन, जिसका शासनकाल लगभग 355 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच था। इसके बाद इसका पुत्र समुद्र बर्मन, जो 380 ईस्वी से 405 ईस्वी तक लगभग शासनकाल रहता है। इसके बाद इसका पुत्र बाल बर्मन, जो लगभग 405 ईस्वी से 420 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद इसके बीच में कुछ और शासक आते हैं, तो उनके बारे में इतिहास में उतना पता नहीं है और क्योंकि उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। इसके बाद महेंद्र बर्मन, जिसका शासनकाल 450 से 485 ईस्वी के लगभग था। इसके बाद इंपॉर्टेंट शासक महोभूति बर्मन और महेंद्र बर्मन के बीच में भी कुछ शासक आए थे। तो महोभूति बर्मन, जिसका शासनकाल 510 से 555 ईस्वी तक था। तो याद रखेंगे कि बाल बर्मन के बाद कल्याण बर्मन शासक बना, जिसका शासनकाल लगभग 420 से 440 ईस्वी तक था। और अंतिम शासक था भास्कर बर्मन। यही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान शासक था इस बर्मन वंश का, जिसका नाम था भास्कर बर्मन। तो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भास्कर बर्मन से इस बर्मन वंश के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह भास्कर बर्मन इस बर्मन वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक था। और यह अंतिम शासक था, जिसका शासनकाल लगभग 594 से 650 ईस्वी तक, लगभग 66 से 67 वर्ष तक था। याद रखेंगे, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक यह शासन किया। याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके शासकों को देखते हैं। तो सबसे पहला पुष्य बर्मन 355 ईस्वी में बर्मन वंश की स्थापना। तो पुष्य बर्मन ने 355 ईस्वी में बर्मन वंश की स्थापना की। समुद्रगुप्त का समकालीन, यह जो पुष्य बर्मन था वह समुद्रगुप्त का समकालीन था। अर्थात एक तरफ गुप्त वंश का शासन था तो दूसरी तरफ इस असम के क्षेत्र में बर्मन वंश का शासन था।
और जब पुष्य बर्मन शासन कर रहा था तो इसी के समकालीन किसका शासन था? तो गुप्त वंश का महान शासक समुद्रगुप्त का शासन था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसे महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। तो याद रखेंगे कि पुष्य बर्मन को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। इसने अपनी राजधानी का निर्माण प्राग्ञ ज्योतिषपुर में किया था। तो इस बर्मन वंश की राजधानी कौन सी थी? तो प्राग्ञ ज्योतिषपुर, जिसका निर्माण पुष्य बर्मन ने किया था। याद रखेंगे कि राजधानी का निर्माण कहां किया? तो प्राग्ञ ज्योतिषपुर में। किसने? तो पुष्य बर्मन ने। इसके बाद इसका जो अगला शासक होता है वह बाल बर्मन। तो बाल बर्मन के बारे में देखते हैं। तो प्रथम बार कामरूप का संपर्क कश्मीर से, तो बाल बर्मन के शासन काल में प्रथम बार कामरूप यानी असम का संपर्क कश्मीर से हुआ। याद रखेंगे। इसके समय कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना, तो याद रखेंगे कि बाल बर्मन के समय ही कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई थी। याद रखेंगे लगभग 425 से 430 ईस्वी के बीच जब हम लोग कश्मीर का इतिहास पढ़ रहे थे तो उत्पल वंश, कारकोट वंश, इन सभी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कलहन के राजतरंगिणी पर उनका शासन आधारित था। तो हमने पूरा डिटेल में राजतरंगिणी को देखा था। तो उस समय असम पर किसका शासन था? जब कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई थी तो बाल बर्मन का। और याद रखेंगे हमने ये भी बताया था कि अंतिम शासक था जय सिंह, जिसके समय राजतरंगिणी पूर्ण हुआ। तो जय सिंह के समय राजतरंगिणी जो था वह पूरा हुआ कलहन के द्वारा। तो बाल बर्मन के समय कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई। इसके बाद महेंद्र बर्मन। तो महेंद्र बर्मन इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला प्रथम कामरूप शासक। तो याद रखेंगे प्रथम बर्मन शासक। तो महेंद्र बर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला यह महेंद्र बर्मन प्रथम बर्मन शासक था या प्रथम कामरूप शासक था। याद रखेंगे कि महेंद्र बर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। अश्वमेध यज्ञ होता है जो कि रामायण में हमने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि घोड़े को छोड़ दिया जाता है। जो उस घोड़े को पकड़ कर लाता है तो वही उसका इलाका सौंप दिया जाता है, घोड़ा उसका हो जाता है। तो महेंद्र बर्मन के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला यह महेंद्र बर्मन कामरूप वंश अर्थात बर्मन वंश का पहला शासक था। इसके समय कामरूप राज्य की स्वतंत्र छवि बनी रही। गुप्त साम्राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो यह महेंद्र बर्मन अब गुप्त साम्राज्य से अपने साम्राज्य को पूर्ण साम्राज्य की घोषणा किया। तो गुप्त साम्राज्य से अपने आप को पूर्ण साम्राज्य की घोषणा किया किसने? तो महेंद्र बर्मन ने। इसके समय कामरूप राज्य की स्वतंत्र छवि बनी रही। किसके शासनकाल में? तो महेंद्र बर्मन के शासनकाल में। याद रखेंगे कि महेंद्र बर्मन के शासनकाल में कामरूप राज्य की स्वतंत्र छवि बनी रही और गुप्त साम्राज्य से इसने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा किया। इसके बाद कल्याण बर्मन। तो इसके बाद कुछ और फैक्ट है कि गणपति बर्मन का यह पुत्र था। तो यह महेंद्र बर्मन किसका पुत्र था? तो गणपति बर्मन, अर्थात इस बाल बर्मन और महेंद्र बर्मन के बीच में गणपति बर्मन और कल्याण बर्मन भी शासक हुए थे। अर्थात कल्याण बर्मन का पुत्र था गणपति बर्मन और उसका पुत्र था महेंद्र बर्मन। तो और दक्षिण पूर्वी बंगाल पर कब्जा। तो इस महेंद्र बर्मन ने दक्षिण पूर्वी बंगाल पर कब्जा कर लिया। साउथ ईस्ट बंगाल पर इसने कब्जा किया। किसने? तो महेंद्र बर्मन ने।
इसके बाद कल्याण वर्मन, जिसका शासनकाल 420 ईस्वी से लगभग 440 ईस्वी तक रहता है। तो कल्याण वर्मन 420 ईस्वी से लगभग 440 ईस्वी तक रहता है। तो वर्मन वंश के अंतर्गत इसके समय ड्वाक तथा कपिल घाटी आया। तो कल्याण वर्मन के समय वर्मन वंश के अंदर ड्वाक और कपिल घाटी यह कब्जा हुआ। तो याद रखेंगे कि वर्मन वंश के अंतर्गत कल्याण वर्मन के समय ड्वाक और कपिल घाटी यह वर्मन वंश के अधीन आ गया। याद रखेंगे। तो किसके समय के अंतर्गत यह जो ड्वाक और कपिल घाटी का क्षेत्र था वह वर्मन वंश के अधीन हुआ। तो कल्याण वर्मन के समय 428 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन भेजा। तो कल्याण वर्मन ने 428 ईस्वी में अपना एक राजदूत चीन भेजा। याद रखेंगे कि कल्याण वर्मन ने 428 ईस्वी में अपना एक राजदूत कहां भेजा? तो चीन भेजा। इसके बाद महोभूति वर्मन या भूति वर्मन, याद रखेंगे महोभूति वर्मन या फिर भूति वर्मन एक ही नाम है। तो नारायण वर्मन का पुत्र, यह महोभूति वर्मन नारायण वर्मन का पुत्र था। अर्थात महोभूति वर्मन और महेंद्र वर्मन के बीच में नारायण वर्मन भी शासन किया था। तो महोभूति वर्मन नारायण वर्मन का पुत्र था। उत्तरी बंगाल, सिलहट, कछार और त्रिपुरा तक साम्राज्य विस्तार। तो इस महोभूति वर्मन ने उत्तरी बंगाल, सिलहट, कछार और त्रिपुरा तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। याद रखेंगे 205 ब्राह्मणों को उत्तरी बंगाल में भूमि दान किया। तो याद रखेंगे इस महोभूति वर्मन ने 205 ब्राह्मणों को उत्तरी बंगाल में भूमि दान किया। इसकी जानकारी किससे पता चलती है? तो निधानपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से। याद रखेंगे निधानपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से क्या पता चलता है कि ये रिपीट हो गया है। महाभूति वर्मन और भूति वर्मन इसी का शासनकाल है। तो 205 ब्राह्मणों को उत्तरी बंगाल में भूमि दान किया। इसके समय वर्मन वंश एक शक्तिशाली राज्य एवं वर्मन वंश की राजनीतिक प्रभुसत्ता का विकास हुआ। यह बात किसमें लिखा गया है? तो विधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। तो विधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख से क्या पता चलता है कि इस महोभूति वर्मन या फिर भूति वर्मन 205 ब्राह्मणों को उत्तरी बंगाल में भूमि दान किया और इसके समय वर्मन वंश एक शक्तिशाली राज्य था एवं वर्मन वंश की राजनीतिक प्रभुसत्ता का काफी विकास हुआ। यह बात किससे पता चलता है? तो निधानपुर के ताम्रपत्र अभिलेख से। याद रखेंगे। इसके बाद महेंद्र वर्मन की तरह अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। तो इस महोभूति वर्मन या भूति वर्मन ने महेंद्र वर्मन की तरह अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। चूंकि महेंद्र वर्मन पहला शासक था जो इस वर्मन वंश में 2 अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। अर्थात अश्वमेध यज्ञ पूरा करने वाला यह पहला वर्मन शासक था। और उसी की तरह महोभूति वर्मन या भूति वर्मन ने भी अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। इसके बाद सुअष्ठी वर्मन, इसके बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम था सुअष्ठी वर्मन। तो सुषष्ठी वर्मन 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न नालंदा मुद्रा लेख के अनुसार। तो सुषष्ठी वर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। यह बात किससे पता चलता है? तो नालंदा के मुद्रा लेख के अनुसार। तो नालंदा के मुद्रा लेख के अनुसार क्या पता चलता है कि सुषष्ठी वर्मन ने भी 2 अश्वमेध यज्ञ
संपन्न कराया था। इसका अन्य नाम मृगांक था। तो सुषष्ठी बर्मन का एक और नाम क्या था? तो मृगांक था। याद रखेंगे, क्या नाम था? मृगांक। इसने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। तो सुषष्ठी बर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे, सुषष्ठी बर्मन के महाराजा धीराज की संज्ञा की जानकारी हर्षचरित के अभिलेख से। तो सुषष्ठी बर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और यह किससे पता चलता है? तो यह पता चलता है हर्षचरित के अभिलेख से। तो हर्षचरित के अभिलेख से पता चलता है कि इस सुषष्ठी बर्मन ने, जिसका एक और नाम था मृगांक, तो उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। याद रखेंगे। इसके बाद इसका पुत्र सुप्रतिष्ठित बर्मन, सुषष्ठी बर्मन के बाद इसका पुत्र सुप्रतिष्ठित बर्मन दूबी ताम्रपत्र लेख के अनुसार, दूबी ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार शशांक से युद्ध में पराजित। याद रखेंगे, यह सुषष्ठी बर्मन का पुत्र था। तो यह जो सुप्रतिष्ठित बर्मन था, अपने पिता सुषष्ठी बर्मन की मृत्यु के बाद अगला बर्मन वंश का शासक बनता है। और दूबी ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि इस सुप्रतिष्ठित बर्मन ने शशांक से एक युद्ध में पराजित हो गया। शशांक गौड़ का शासक था, अर्थात बंगाल का शासक था। पुंड्रवर्धन का शासक था। पुंड्रवर्धन और गौड़ एक ही नाम है, गौड़ का ही नाम है पुंड्रवर्धन। यही शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। याद रखेंगे, यह काफी आतताई था। यही शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को काटा था। तो सुप्रतिष्ठित बर्मन, जो कि सुषष्ठी बर्मन का पुत्र था, और सुषष्ठी बर्मन की मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है बर्मन वंश का। तो इसके बारे में क्या पता चलता है कि इसने, क्योंकि इसको गौड़ शासक शशांक ने एक युद्ध में पराजित किया था। यह बात पता चलता है दूबी ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार। तो दूबी ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि इस सुप्रतिष्ठित बर्मन को किसने पराजित किया था? तो गौड़ शासक शशांक ने। एक चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को प्रत्यंत निरीपति अर्थात सीमांत राजा की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से क्या पता चलता है कि कामरूप के राजा को प्रत्यंत निरीपति अर्थात सीमांत राजा कहा गया है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में क्या लिखा गया है? इन बर्मन वंश के शासकों को या कामरूप के राजाओं को किस चीज की संज्ञा दी गई है? तो प्रत्यंत निरीपति अर्थात सीमांत राजा, अर्थात ये सीमा के अंत में ये राजा थे। भारत का जो सीमावर्ती इलाका है उत्तरी पूर्वी, वह है असम का इलाका। तो इसी कारण इसे प्रत्यंत निरीपति की संज्ञा दी गई है, अर्थात सीमांत राजा की संज्ञा दी गई है। किसमें? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। याद रखेंगे। अब हम लोग इस वंश का सबसे अंतिम शासक, जिसका नाम था भास्कर बर्मन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भास्कर बर्मन सुषष्ठी, यहां पे सुषष्ठी करेंगे। तो सुषष्ठी बर्मन का ज्येष्ठ पुत्र एवं सुषष्ठी बर्मन की मृत्यु के बाद अगला शासक, तो यह भास्कर बर्मन सुषष्ठी बर्मन का ज्येष्ठ पुत्र था और सुषष्ठी बर्मन के बाद अगला उत्तराधिकारी बना। हालांकि सुषष्ठी बर्मन के बाद सुप्रतिष्ठित बर्मन बना था और उसके बाद यह भास्कर बर्मन बना था,
लेकिन सुप्रतिष्ठित बर्मन थोड़े समय के लिए बना, क्योंकि वह शशांक से युद्ध में पराजित हुआ और उसके बाद उसे हटा दिया गया। तो इसी कारण भास्कर बर्मन को हम लोग सुषष्ठी बर्मन के बाद अगला शासक मानते हैं। यह भास्कर बर्मन सुप्रतिष्ठित बर्मन का बड़ा भाई था। तो सुषष्ठी बर्मन का ज्येष्ठ पुत्र अर्थात बड़ा पुत्र एवं सुषष्ठी बर्मन की मृत्यु के बाद बर्मन वंश का अगला शासक कौन बना? तो भास्कर बर्मन बना। कामरूप के बर्मन वंश का सबसे महान शासक एवं अंतिम शासक। तो कामरूप के बर्मन वंश का सबसे महान और अंतिम शासक था यह भास्कर बर्मन। याद रखेंगे, भास्कर बर्मन की मृत्यु के बाद कामरूप पर साल स्तंभ राज्य अर्थात मलेच्छ राजवंश की स्थापना। तो याद रखेंगे कि इसके बाद किस राजवंश की स्थापना होती है? तो साल स्तंभ की। जिसे मलेच्छ राजवंश भी कहा जाता है। तो कामरूप के बर्मन वंश का सबसे महान शासक एवं अंतिम शासक कौन था? तो भास्कर बर्मन था। याद रखेंगे, भास्कर बर्मन की मृत्यु के बाद कामरूप पर साल स्तंभ राज्य या फिर जिसे मलेच्छ राजवंश कहते हैं उसकी स्थापना हुई। तो कामरूप में भास्कर बर्मन की मृत्यु के बाद किसका शासन हुआ? तो मलेच्छ राजवंश जिसे साल स्तंभ राजवंश भी कहा जाता है उसका शासन स्थापित हो गया। और इस भास्कर बर्मन की मृत्यु कब हुई? तो 650 ईस्वी में। 650 ईस्वी में इस भास्कर बर्मन की मृत्यु हो गई। याद रखेंगे, हर्षवर्धन के साथ एक संधि जिसका वर्णन बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित में, तो बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित में यह पता चलता है कि यह हर्षवर्धन का पक्का मित्र था और हर्षवर्धन के साथ इसकी संधि थी। तो हर्षवर्धन के साथ एक संधि हुई, किसकी? तो भास्कर बर्मन की, और जिसका वर्णन बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित में। तो बाणभट्ट के द्वारा लिखित हर्षचरित से क्या पता चलता है? यह भास्कर बर्मन हर्षवर्धन का परम मित्र था और उसके साथ इसकी एक संधि थी। याद रखेंगे, समस्त कामरूप के साथ बंगाल के कुछ हिस्से पर अधिकार, राज्य की सीमा पश्चिम में बिहार तक और दक्षिण में ओडिशा तक। तो इसने समस्त कामरूप के साथ साथ बंगाल के कुछ हिस्से पर भी अधिकार कर लिया था। किसने? तो भास्कर बर्मन ने। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में बिहार तक और दक्षिण में ओडिशा तक था। याद रखेंगे कि भास्कर बर्मन ने समस्त कामरूप के साथ साथ बंगाल के कुछ हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था और इसके राज्य की सीमा पश्चिम में बिहार तक और दक्षिण में ओडिशा तक था। याद रखेंगे, भास्कर बर्मन के समय गौड़ देश अर्थात कर्ण सुवर्ण या बंगाल का शासक शशांक था और शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी और इसका प्रतिशोध लेने के लिए भास्कर वर्धन ने हर्षवर्धन की सहायता की और शशांक पराजित हुआ तथा भास्कर वर्धन का कर्ण सुवर्ण या गौड़ या पौंड्रवर्धन पर कब्जा हुआ और इसका विशाल साम्राज्य बना। तो याद रखेंगे कि भास्कर बर्मन के समय गौड़ देश जिसे कर्ण सुवर्ण या बंगाल भी कहा जाता है तो उस पर शशांक नामक एक शासक का शासन था। तो उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी और इसका प्रतिशोध लेने के लिए
भास्कर वर्धन ने क्या किया, तो हर्षवर्धन की सहायता की और शशांक जो था वह पराजित हो गया और भाष्य वर्मन का कर्ण सुवर्ण, गौड़ या फिर पौंड्रवर्धन इस पर कब्जा हुआ और इसका विशाल साम्राज्य बन गया। तो गौड़ का और क्या नाम था, तो पौंड्रवर्धन या फिर बंगाल। तो बंगाल को ही उस समय गौड़ या पौंड्रवर्धन कहा जाता था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि भास्कर वर्मन के समय गौड़ देश, जिसे कर्ण सुवर्ण या बंगाल भी कहा जाता था, तो उस समय का शासक कौन था, वहां पे गौड़ में शशांक। तो उस शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी और इसका प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्धन जब जाता है शशांक पर आक्रमण करता है, तो इसकी सहायता कौन करता है, भास्कर वर्मन। और इस युद्ध में शशांक की पराजय हो जाती है और इसके बाद संपूर्ण बंगाल या फिर पौंड्रवर्धन पर इस भास्कर वर्मन का कब्जा हो जाता है और इसके बाद वर्मन वंश का एक विशाल साम्राज्य बन जाता है। याद रखेंगे। निधानपुर, सिलहट जिला, बांग्लादेश। तो निधानपुर जो सिलहट जिला में पड़ता है, वह बांग्लादेश के सिलहट जिला में अपने शिविर से तांबे की छाप अनुदान जारी किया और इसे एक अवधि के लिए अपने नियंत्रण में रखा। निधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार निधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार क्या पता चलता है कि इस भास्कर वर्मन ने निधानपुर अर्थात बांग्लादेश का सिलहट जिला, वहां पे अपने शिविर से तांबे की छाप अनुदान जारी किया और उसे एक अवधि के लिए अपने नियंत्रण में रखा। तो निधानपुर ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि इस भास्कर वर्मन ने निधानपुर, जो कि बांग्लादेश का सिलहट जिला है, वहां पे अपने शिविर से तांबे की छाप का अनुदान जारी किया और इसे एक अवधि के लिए अपने नियंत्रण में रखा। भास्कर वर्मन के समय 643 ईस्वी में चीनी यात्री युआन च्वांग या फिर हुएनसांग का आगमन। तो 643 ईस्वी में इसी भास्कर वर्मन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री, जो कि हुएनसांग के राज्य में, जिसका नाम था हुएनसांग या फिर युआन च्वांग, तो उसने यात्रा किया था कहां पे, तो इस आसाम के क्षेत्र में। याद रखेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो 643 ईस्वी में इसी भास्कर वर्मन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री, जिसका नाम था हुएनसांग या फिर युआन च्वांग, उसने इस वर्मन वंश की यात्रा की थी और 650 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है भास्कर वर्मन की, अभी हमने बताया। और इसके बाद मलेच्छ राजवंश या फिर साल स्तंभ राजवंश का इस कामरूप पर शासन हो जाता है। हुएनसांग के अनुसार कामरूप राज्य का विस्तार 1675 मील और राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर का विस्तार 6 मील। तो 643 ईस्वी में जब चीनी यात्री हुएनसांग या युआन च्वांग कामरूप आया, तो उसने क्या बताया कि कामरूप राज्य का विस्तार कितना मील था, तो 1675 मील था और इसकी राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर का विस्तार 6 मील था। तो हुएनसांग अपनी कामरूप यात्रा के दौरान कामरूप के बारे में क्या बताया कि कामरूप राज्य का विस्तार 1675 मील और कामरूप की राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर का विस्तार कितना मील था, तो 6 मील था। याद रखेंगे। सनातन धर्म के अनुयायी फिर भी बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों का सम्मान। याद रखेंगे, यह जो भास्कर वर्मन था, यह भास्कर वर्मन क्या था कि सनातन धर्म का अनुयायी था, साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं
और बौद्ध अनुयायियों का भी यह काफी सम्मान करता था। तो भास्कर बर्मन के समय भास्कर बर्मन क्या था, तो सनातन धर्म का अनुयायी था। फिर भी यह बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों का सम्मान करता था, याद रखेंगे। हर्षवर्धन इसका सम्मान करता था और दोनों परम मित्र थे। यह बात किससे पता चलता है, तो यह बात पता चलता है इलाहा प्रयाग अभिलेख से। तो याद रखेंगे कि हर्षवर्धन बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित से भी इसकी पता चलती है। तो बाण भट्ट के हर्षचरित और प्रयाग प्रशस्ति से क्या पता चलता है कि हर्षवर्धन और भास्कर बर्मन दोनों परम मित्र थे और दोनों के बीच एक संधि हुई थी, याद रखेंगे। और या अभी हमने बताया कि शशांक के विरुद्ध इन दोनों के सहायता से शशांक पराजित हुआ था, अर्थात हर्षवर्धन की सहायता की थी भास्कर बर्मन ने, क्योंकि उस शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो हर्षवर्धन इसका सम्मान करता था और दोनों परम मित्र थे। यह बात बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया हर्षचरित से पता चलता है कि बाण भट्ट और हर्षवर्धन दोनों परम मित्र थे। एक बार ह्वेनसांग के सम्मान के लिए हर्षवर्धन के द्वारा विशाल सभा का आयोजन कहां पे, तो प्रयाग में, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। तो एक बार ह्वेनसांग के सम्मान के लिए हर्षवर्धन के द्वारा विशाल सभा का आयोजन किया गया। कहां पे, तो प्रयाग में, अर्थात इलाहाबाद में, जिसमें विख्यात राजाओं का आमंत्रण। विशिष्ट अतिथि कौन था, तो भास्कर बर्मन। तो एक बार ह्वेनसांग के सम्मान के लिए हर्षवर्धन ने एक विशाल सभा का आयोजन किया और उसमें विख्यात राजाओं को आमंत्रित किया। कहां पे, तो यह आयोजन किया गया था प्रयाग में। और इस आयोजन में विशिष्ट अतिथि कौन था, तो बर्मन वंश का अंतिम शासक भास्कर बर्मन, याद रखेंगे। ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप में प्रवेश करने से पहले उसके द्वारा महानदी करतोय अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखेंगे कि करतोय यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, करतोय अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी। तो ह्वेनसांग के चीनी भाषा में ब्रह्मपुत्र नदी को करतोय कहा जाता है। तो ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप में प्रवेश करने से पहले उसके द्वारा महान नदी करतोय को पार करना पड़ा, याद रखेंगे। कामरूप के पूर्व में चीनी सीमा के पास पहाड़ियों की पंक्ति, फसलें नियमित एवं लोग सत्यनिष्ठ तथा ब्राह्मण। तो हर्षवर्धन ने क्या कहा कि कामरूप में प्रवेश करने से पहले उसने किस नदी को पार किया, तो महान करतोय नदी अर्थात ब्रह्मपुत्रा नदी को पार किया, याद रखेंगे। और साथ ही साथ उसने कामरूप के पूर्व में चीनी सीमा के पास पहाड़ियों की पंक्ति की चर्चा की और उसने कहा कि यहाँ की फसलें नियमित थी और लोग सत्यनिष्ठ एवं ब्राह्मण थे, याद रखेंगे कि ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप में प्रवेश करने से पहले उसने किस नदी को पार किया, तो महान करतोय नदी को पार किया अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी को पार किया। और उसने यह भी कहा कि कामरूप के पूर्व में चीनी सीमा के पास पहाड़ियों की पंक्ति है और फसलें नियमित और लोग सत्यनिष्ठ तथा ब्राह्मण थे, याद रखेंगे कि ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप में प्रवेश करने से पहले उसके द्वारा महान नदी करतोय को पार करना पड़ा। कामरूप के पूर्व में चीनी सीमा के पास पहाड़ियों की पंक्ति थी, फसलें नियमित और लोग सत्यनिष्ठ एवं ब्राह्मण थे। तो यह तो था कामरूप का बर्मन वंश होता है समाप्त। और इसके बाद एक छोटा सा वंश है होयसल वंश,
और इसे हम लोग कुछ देर के बाद देखेंगे और इसके बाद राजपूतों के पतन को देखेंगे और इसके बाद इस पूर्व मध्यकाल के राजपूत वंश की हो जाएगी समाप्ति। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलते हैं हम लोग कुछ समय के बाद। और होयसल वंश जो कि राजस्थान के इलाके का छोटा सा वंश, बड़ा वंश था, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा में देखेंगे क्योंकि इससे प्रश्न कम आते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे इसके अंतिम समापन पर, सिसोदिया वंश या और इस राजपूत काल के पतन पर।